हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। देखिए हम लोग जो है आरआरबी ग्रुप डी के लिए जनरल साइंस की क्लासेस देख रहे हैं। इसकी 2 क्लासेस पहले आ चुकी है, आप उसको देख लीजिएगा। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है, यहाँ पे जो भी मैं पढ़ा रही हूँ के लिए एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये कंटेंट आप रेलवे की मैगजीन से पढ़ रहे थे, रेलवे ने ही बनाई हुई है, रेलवे के क्वेश्चन इसी में से आते हैं। तो चलिए आज हम अपनी नेक्स्ट क्लास देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि ऊर्जा का जो परिवर्तन करने वाले यंत्र होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो देखिए जैसे अब आप देखिए यहाँ पे क्या है, विद्युत सेल, विद्युत बल्ब आपने देखा है, जो बल्ब लगा रहता है उसमें क्या करते हैं हम लोग, विद्युत देते हैं। तो वो विद्युत किस में बदल जाती है, वो प्रकाश ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक है, जैसे आपने देखा, आपने बल्ब लगाया, आपके घर में बल्ब है तो उसमें आप विद्युत देते हैं तो वो आपको क्या देता है, प्रकाश। तो विद्युत बल्ब क्या होता है, विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में। विद्युत सेल, सेल आपने देखा है, सेल में क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा, उसमें रसायन भरे जाते हैं। ठीक है, रासायनिक पदार्थ भरे हुए रहते हैं सेल में। तो वो हमें क्या देती है, उससे हम लोग विद्युत सेल लगाते हैं कोई चीज तो चार्ज होता है, वो जिससे चलता है। तो रासायनिक ऊर्जा जो होती है विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक है, देखिए ये नॉर्मल सी चीजें जो आप यूज करते हैं ना, ये वही चीजें हैं, बस आपको समझना है बस। देखिए फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, ये प्रकाश ऊर्जा से विद्युत है। फोटो इलेक्ट्रिकल सेल लगाए जाते हैं, उसमें क्या होती है, सूर्य के जो प्रकाश आता है उसको स्टोर करते हैं। तो वो जो प्रकाश ऊर्जा होती है फिर उसको किस में यूज करते हैं, बिजली बनाने में, विद्युत ऊर्जा में। तो प्रकाश ऊर्जा क्या हो जाती है, विद्युत ऊर्जा में चेंज। फोटो इलेक्ट्रिक सेल। डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, और माइक्रोफोन क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन जो आप लगाते हैं क्या करते हैं, वो ध्वनि ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। मोटर, जो हम मोटर चलाते हैं, मोटर लगाते हैं, वो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज कर देता है। ठीक है, और सितार, देखिए सितार क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा उसमें होती है, जब हम लोग उसको बजाते हैं सितार तो उससे क्या होता है, ध्वनि निकलती, तो वो ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। इंजन, इंजन आपका जो इंजन वो क्या करता है, उष्मा से यांत्रिक ऊर्जा में, उष्मा देते हैं उसमें, वो यांत्रिक ऊर्जा में उसको कन्वर्ट करती है। और जो लाउड स्पीकर है वो क्या होता है, लाउड स्पीकर लगाते हैं तो वो क्या देता है, ध्वनि ऊर्जा, किसमें, विद्युत देते हैं उसमें, तो वो हमको ध्वनि देता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जो है ऊर्जा परिवर्तन के यंत्र है, ये आपको अच्छे से समझ के, ये आपके नॉर्मल डेली लाइफ की चीजें हैं जो आप हमेशा देखते रहते हैं, बस आपको यहाँ पे इस चीज पे ध्यान देना है। ठीक है, देखिए अब हम देखिए सर आइजैक न्यूटन, सभी लोग जानते हैं न्यूटन के बारे में। न्यूटन को क्या कहता है, इनको भौतिक विज्ञान का पिता कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने भौतिक विज्ञान में बहुत सारी खोजें की है, इसलिए इनको इनको क्या कहते हैं, इनको ये भौतिक विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है, पिता माना जाता है। इन्होंने क्या नियम दिया था, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया है। गति का नियम आप सभी जानते हैं कि गति के नियम को, द्विपद प्रमेय का नियम, इन्होंने द्विपद प्रमेय, जो आपने देखे क्वेश्चन लगाया मैथ के भी, द्विपद प्रमेय क्या करता है कि जैसे आप मान लीजिए दो आपकी वैल्यूज है, जैसे x और y, इस पे अगर कोई पद है, मान लीजिए n पद तक, तो n पदों तक की घात का विस्तार करने के लिए इन्होंने द्विपद प्रमेय का नियम दिया था। ठीक है, द्विपद प्रमेय का नियम दिया था इन्होंने। अवकल गणित, कैलकुलस जो आपने देखे लगाया वो इन्होंने ही बनाया था। फिर प्रकाश कणिका का सिद्धांत, प्रकाश कणिका था, प्रकाश को इन्होंने कहा था कि एक कण के रूप में, कणों से बना है, प्रकाश ऊर्जा के। इन्होंने क्या कहा था कि इसमें से आपको ये पता चला था कि प्रकाश में कण की भी प्रॉपर्टी है, प्रकाश कणिका सिद्धांत। इन्होंने कहा था कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे कणों से बना है। ठीक है, जो सीधी रेखा में चलता है। इन्होंने क्या कहा था, प्रकाश क्या होता है, छोटे छोटे कण, जो हम लोग प्रकाश देखते हैं छोटे छोटे कणों से बना, जो कि एक सीधी रेखा में चलता है। तो इन्होंने कौन सा नियम दिया था, प्रकाश कणिका। इन्होंने न्यूटन है इनका नाम, न्यूटन ने कौन सा नियम दिया, शीतलन नियम, न्यूटन का शीतलन नियम इसको कहते हैं। ठीक है, इन्होंने न्यूटन का शीतलन का नियम भी दिया था। आप जानते हैं न्यूटन का शीतलन नियम क्या होता है, जैसे कि अब कोई वस्तु है, कोई भी वस्तु है, उसके ठंडे होने की दर किस पे डिपेंड करे, ठंडा या गर्म,
ठंडे होने की दर, अब जैसे आप मान लीजिए इस आपने 1 कप चाय, आप मान लीजिए कि ज्यादा गर्मी है, गर्मी का सॉरी मान लीजिए ठंडी का मौसम है, ठीक है, बहुत ज्यादा ठंड है, तो आपने क्या किया 1 कप चाय ले आए, आपने चाय लाई और उसको रखा, तो आप देखेंगे आपकी चाय बहुत जल्दी ठंडी हो जाएगी। ठंडी मीन्स बर्फ जैसी नहीं, कितनी ठंडी होगी, जितना कि इस रूम का टेम्परेचर होगा जहां आप बैठे हैं, ठीक है, उससे ज्यादा ठंडा क्यों नहीं होता है, क्योंकि इस देखिए ये सिर्फ इतना ही ये दोनों क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे ये आपका रूम का टेम्परेचर है, ठीक है, और यहाँ पे आपने चाय लाई, अब ये ट्रांसफर किधर से होगा, जो ये आपकी चाय ज्यादा गर्म है तो ये इसका इसका जो टेम्परेचर है वो किधर जाएगा, ये रूम के टेम्परेचर में, और ये तब तक जाता रहेगा जब तक कि दोनों का टेम्परेचर क्या होगा, बराबर नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस चीज ये चीज किस पे डिपेंड कर, जैसे किसी वस्तु के ठंडे होने की दर किस बात पे डिपेंड कर रही है, डिपेंड कर रही है कि उसके आसपास की जो वातावरण है उसके तापमान, उसके तापमान में क्या अंतर है, ठीक है, जो उसका तापमान होगा उसी के अंतर के समानुपाती होगा, बस ये चीज आपको ध्यान रखने की। शीतलन का नियम क्या है, मतलब कोई वस्तु कैसे ठंडी होगी ये डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे रखी गई है, ठीक है, जैसे अब आप फ्रीज में रख देते हैं कोई चीज, अब आप कोई चीज फ्रीज में रखते हैं तो वो कितनी ज्यादा ठंडी हो जाती है, क्यों, क्योंकि फ्रीज का तापमान क्या है, ज्यादा कम है, कोई चीज कम हो, टेम्परेचर कम होगा तभी तो ठंडा होगा, तो ये डिपेंड किस पे कर रहा है कि वो उसके आसपास का वातावरण कैसा है, तो इन्होंने इसका नियम दिया था न्यूटन का शीतलन का नियम, ठीक है, तो ये सारी खोजें इन्होंने न्यूटन ने की थी। आप देखिए ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि प्रकाश की कणिका का सिद्धांत किसने दिया, तो न्यूटन ने, ठीक है। शीतलन का नियम, अब देखिए जैसे यहाँ पे न्यूटन का शीतलन, हो सकता है एग्जाम में आपको ऐसे दे कि शीतलन का नियम किसने दिया, ये तो आपको ध्यान रखना है कि न्यूटन ने दिया था। अब देखिए सूर्य का प्रकाश आपको पता है कि 7 रंगों से मिलकर बना, सूर्य जो जैसे व्हाइट कलर दिखता है तो व्हाइट कलर क्या होगा, ये अब ये क्या करता है, सूर्य के प्रकाश में आपको कितने कलर होते हैं, सूर्य के प्रकाश में 7 कलर होते हैं, 7 आपने पढ़ा होगा बचपन में, विबग्योर में, देखिए विबग्योर ये होता है 7 कलर, बी से क्या हो गया वायलेट, ठीक है, वायलेट, और आई से क्या हो गया इंडिगो, ठीक है, इंडिगो मीन्स बैगनी, वायलेट मीन्स, और बी देखिए क्या हो गया, बी आपका हो गया ब्लू, बी हो गया ब्लू, जी हो गया आपका ग्रीन, और वाई हो गया येलो, ओ हो गया आपका ऑरेंज, और आर हो गया रेड। तो ये 7 कलर जो होते हैं, ये 7 कलर जो होते हैं ना, ये 7 कलर जो होते हैं वो किसमें होते हैं, सूर्य में जो 7 रंगों से मिलकर बना, सूर्य का जो प्रकाश आप देखते हैं व्हाइट कलर का, रियल जब रेनबो बनता है ना, आपने देखा होगा जब रेनबो बनता है उसमें तो 7 कलर आपको दिखाई देते हैं, तो वो 7 कलर जो होते हैं कहाँ से आते हैं, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में वो 7 कलर होते हैं, ठीक है। और इन्होंने देखिए पहला परावर्तक दूरदर्शी बनाया था, इन्होंने पहला परावर्तक दूरदर्शी बताया था। परावर्तक दूरदर्शी में क्या बनाया था कि जैसे आप प्रकाश है, प्रकाश को क्या किया, दर्पण के माध्यमों से परावर्तित करके उसकी छवि बनाना, उसकी छाया बनाना, ठीक है, प्रकाश को दर्पण में पास कराया गया, परावर्तित हुआ और इससे उसकी छवि बनाई, तो ये परावर्तक दूरदर्शी इन्होंने बनाया था सबसे पहले। और इनकी बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, ये क्या है, प्रिंसिपिया, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपिया इनकी बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है न्यूटन की। तो ये देखिए बहुत ही इतनी इम्पोर्टेंट बातें हैं ना ये न्यूटन के बारे में, कि ये देखिए इसमें से ही आप देखेंगे 6-7 क्वेश्चन यहीं से बन जाएंगे, ठीक है, आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब देखिए हाँ, दूसरे बहुत ही इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन, आप सभी जानते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में, इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था भौतिकी का। इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया था प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की थी इन्होंने, ठीक है। प्रकाश विद्युत प्रभाव का मतलब इन्होंने क्या बताया कि जब जैसे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव, देखिए इसी में समझिए आप, प्रकाश का विद्युत प्रभाव मतलब जब किसी चीज पे प्रकाश पड़ता है, जैसे कोई पदार्थ है, ठीक है, अब कोई पदार्थ है उस पे जब प्रकाश पड़ता है
या कोई विद्युत चुंबकीय विकिरण पड़ता है तो उस पदार्थ से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इससे पता चलता है, इन्होंने कण प्रकृति भी बताई थी। इन्होंने देखिए यहाँ पे जो न्यूटन ने कणिका का सिद्धांत दिया था, इनमें न्यूटन ने क्या कहा था कि ये प्रकाश कण की प्रकृति रखते, तो इसका नियम इन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव में एक्सप्लेन कर दिया था, इसको प्रूव कर दिया था कि प्रकाश जो होते हैं वो कण की प्रकृति भी रखते हैं। कैसे, देखिए अब जैसे कोई पदार्थ है उस पर प्रकाश पड़ रहा है, जब भी प्रकाश पड़ेगा तो उससे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि प्रकाश में कण की प्रकृति होती है। तो ये क्या हो गया, ये प्रकाश का विद्युत प्रवाह, यहीं से आप समझ लीजिएगा प्रकाश विद्युत प्रवाह। तो इसकी व्याख्या 1921 में इन्होंने, मतलब 1921 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था इस प्रभाव की व्याख्या करने के लिए। ठीक है, इन्होंने द्रव्यमान और ऊर्जा की तुल्यता की खोज की थी, E=mc² का फॉर्मूला। इन्होंने फोटॉन की खोज की थी, द्रव्यमान क्षति का पता लगाया था, सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। इनका जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी में। देखिए कभी कभी ये भी पूछा था, अल्बर्ट आइंस्टीन कहाँ के थे, जर्मनी के थे। ठीक है, इन्होंने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की थी। इन्होंने जो ये प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की थी, किस पे की थी, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत जो है उसके आधार पर की थी। ठीक है, अब देखिए ये आपके लिए नॉर्मल से, थोड़ा सा पियानो और वायलिन बजाने के भी वे भी निपुण थे। ये कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है, लेकिन आप इसको भी एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए ये सारी जो बातें आपने भी पढ़ी हैं, देखिए कितने छोटे से कंटेंट में आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें हैं, आप इसको छोटी छोटी बातों को ध्यान रखिएगा। अब देखिए अब कुछ यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट से रूल है, उसको भी आप देख लीजिएगा। पास्कल का नियम क्या कहता है कि संतुलन में द्रव का दबाव चारों तरफ से बराबर होता है। जैसे कोई चीज संतुलित है, जैसे आप या आपके ऊपर भी आपके ऊपर चारों तरफ से वायुमंडलीय दबाव पड़ता है, तो इसीलिए आप क्या होते हैं, आपके चारों तरफ से बराबर चारों तरफ से बराबर दबाव पड़ रहा है। ठीक है, संतुलन में द्रव का दबाव चारों तरफ से बराबर होता है। ठीक है, जैसे कोई द्रव है, ठीक है, तो अगर वो संतुलन की अवस्था में, पास्कल का नियम क्या था, पास्कल ने ये नियम दिया कि अब जैसे कोई द्रव है, अब वो संतुलित अवस्था में, तो इसका मतलब उस पे जो दाब पड़ रहा है वो चारों तरफ से क्या है, बराबर है। ठीक है, जैसे हम लोग है, हम लोग पे भी क्या होता है कि वायुमंडलीय दाब चारों तरफ से आपके ऊपर लगता है। ठीक है, आपके ऊपर चारों तरफ से वायुमंडलीय दाब लगता है। ठीक है, वो भी बराबर होता है। अब देखिए हुक का नियम क्या था कि प्रत्यास्थ सीमा के अंदर प्रतिबल सदैव विकृति के समानुपाती होती है। मतलब कि जैसे अब किसी चीज पे अगर आपने बल लगाया, किसी चीज पे बल लगा के उसको खींचा या दबाया, तो उसमें जो परिवर्तन आया वो आपके द्वारा लगाए गए बल के बराबर ही होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप एक स्प्रिंग ले लीजिए, आप स्प्रिंग है, आपने उसको खींचा, तो उसको खींचने में आपने जितना बल लगाया, तो स्प्रिंग भी स्प्रिंग जितने दूर तक गई, उन दोनों की संख्या क्या होगी, उन दोनों के मान क्या होगा, समानुपाती। मतलब आपके द्वारा लगाया गया बल और उस स्प्रिंग के आकार में बदले हुए उसके जो आकार में बदलाव आया, वो दोनों क्या होंगे, समानुपाती होंगे। मतलब जैसे जैसे जितना आप बल लगाएंगे उतना ही वो जो है क्या होगा, स्प्रिंग खींचेगा। ठीक है, उसकी लंबाई उतनी ही बढ़ेगी। तो यही है बस हुक का नियम यही है। और बायल का नियम क्या कहता है कि किसी निश्चित ताप क्रम पर किसी गैस को दी गई मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, मतलब जैसे देखिए आप जानते हैं PV/T, ये होता है PV/T, आपने पढ़ा है PV/T। तो अगर T को कांस्टेंट कर दे, यहाँ पे क्या कह रहा है, T को कांस्टेंट, क्या यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, बॉयल का नियम, बॉयल देखिए यहाँ से कोई टेम्परेचर पे क्या होता है, कोई चीज बॉयल होती है, तो आप इस तरह ध्यान रख सकते हैं कि बॉयल टेम्परेचर को कांस्टेंट, अब टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया तो P क्या हो जाएगा, P 1/B हो जाएगा। P क्या हो जाएगा, P =
1/v हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे किसी वस्तु पे अगर हम उसका प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसका आयतन क्या होगा, बढ़ता जाएगा। बायल का नियम क्या कहता है कि अगर हम लोग किसी गैस को दी गई मात्रा का आयतन उसके दाब के, मतलब जैसे जैसे अगर कोई गैस है, ठीक है, उस पे आप दाब लगा रहे हैं, जैसे जितना दाब लगा रहे हैं उसका आयतन क्या होगा, कम होता जाएगा। अगर दाब ज्यादा लगेगा तो आयतन क्या होगा, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच में देखिए क्या रिलेशन है, व्युत्क्रमानुपाती। मीन्स कि अगर ये चीज बढ़ रही है तो ये चीज घटेगी, ठीक है, ये चीज बढ़ रही है तो ये चीज घटेगी। तो अगर देखिए कि अब किस बायल का नियम समझ के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, टेम्परेचर को क्या करते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। और जैसे जैसे अगर दाब दाब जैसे जैसे लगा रहे, दाब ज्यादा लगा रहे हैं तो उसका आयतन क्या होगा, कम होता जाएगा। ये होता है बायल का नियम, ठीक है। अब देखिए न्यूटन के गति का पहला नियम, आप न्यूटन के गति का पहला नियम क्या होता है, किसके अनुसार, जब अगर कोई वस्तु अगर स्थिर अवस्था में, ऐसे कोई वस्तु यहाँ पे रखी हुई तो ये तब तक यहीं पे रहेगी जब तक इस पे कोई बाहरी फोर्स नहीं लगाएंगे। और मान लीजिए कोई वस्तु ऐसे चल रही है तो वो तब तक चलती रहेगी जब तक उसको बल लगा के रोका नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, न्यूटन के गति का पहला नियम कहते हैं इसको, इसे क्या कहते हैं, न्यूटन की गति का पहला नियम हो गया। और देखिए इसे जड़त्व का नियम भी, पहले नियम को कहते थे जड़त्व, जैसे कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में तो वो विराम अवस्था में रहेगी, और अगर वो चल रही है तो वो चलती रहेगी, तो ये इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। और द्वितीय नियम क्या था, न्यूटन का द्वितीय नियम कहता है संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती है, एवं परिवर्तन उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल आरोपित किया जाता है, ठीक है। अब देखिए न्यूटन का शीतलन का नियम, न्यूटन का शीतलन का नियम अभी आपने पढ़ा, ठीक है, कि जैसे कोई वस्तु है उसके ठंडे होने की दर किस बात पे डिपेंड करती है, इस पे डिपेंड करती है कि उसके आसपास का वातावरण कैसा है, ठीक है। अब देखिए डॉपलर का नियम क्या कहता है कि यदि ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के मध्य सापेक्ष गति हो रही है तो श्रोता को स्रोत की आवृत्ति बदली हुई प्रतीत होगी, ठीक है। ये क्या होता है, सापेक्षता का नियम, डॉपलर डॉपलर का नियम। मतलब जैसे कि मान लीजिए अब कोई चीज आपको दूर से आती हुई सुनाई दे रही है, ठीक है, जैसे कि आपको कोई चीज दूर से आती हुई सुनाई दे रही है, मान लीजिए कोई एम्बुलेंस ही जा रही है, ठीक है, सायरन बजाते हुए, तो अगर सायरन की आवाज, जब अब वो एम्बुलेंस आपसे दूर है तो जब सायरन की आवाज आ रही है तो उसकी आवृत्ति आपको ऊंची सुनाई देगी, बहुत दूर से आपको लगेगा, दूर आवृत्ति आपको बहुत ऊंची सुनाई देती है। लेकिन जैसे एम्बुलेंस आपके पास से गुजरती है तो उसकी आवृत्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये यही कह रहा है कि अगर सापेक्ष गति हो रही तो इनके बीच आवृत्ति क्या होगी, बदली हुई लगेगी, ठीक है। जैसे कोई चीज आपको दूर से आवाज आ रही है तो उसकी आवृत्ति, और जब आपके पास आ जाएगी तो उसकी आवृत्ति, इन दोनों में डिफरेंस होगा, ठीक है। तो ये होता है ये डॉपलर का नियम, ठीक है। ये क्या होता है, डॉपलर का नियम होता है, यही डॉपलर ने बस बताया था, ठीक है। और देखिए ओम का नियम क्या है, ओम का नियम कह रहे यदि किसी चालक का भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहे तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा की निष्पत्ति नियत रहती है, ठीक है। जैसे अब देखिए कोई भी चालक है, उसमें प्रवाहित धारा उस किस पे डिपेंड करती है, उसमें जब धारा प्रवाहित हो रही है, किसी चालक में आपने धारा प्रवाहित की, धारा मीन्स आपने यहाँ पे करंट डाला, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये इसके बीच के, इनके सिरों के बीच में जो विभवांतर है उसके अंतर के समानुपाती होता है, ठीक है। इस जो ये देखिए वोल्टेज है, वोल्टेज का अंतर विभवांतर, इनमें जो डिफरेंस आता है उसी के समानुपाती होती है। मतलब जैसे कि अगर विद्युत परिपथ में दो बिंदु के बीच में विद्युत विभव का अंतर क्या होगा, अगर विद्युत विभव का अंतर बढ़ेगा तो धारा क्या होगी, बढ़ेगी। जितना विभव का, जैसे दो सिरों पे क्या विभवांतर V1 और V2, इन दोनों के बीच में जो अंतर है अगर ये ज्यादा रहेगा तो यहाँ पे धारा ज्यादा होगी। क्यों, आपने देखिए ये फॉर्मूला पढ़ा है, V इज टू क्या होता है, V
ठीक है। V इक्वल टू होता है आई आर, V इक्वल टू आई आर, जहाँ पे V क्या है विभवांतर, I क्या है आपका करंट, और R क्या है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो देखिए जैसे जैसे क्या होता है, अगर विभवांतर अधिक है तो धारा भी अधिक होगी, और रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है कि धारा को बहने का विरोध करे, प्रतिरोध, इसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस में प्रतिरोध करता है। ठीक है, ये क्या करता है रेजिस्टेंस, इसका धारा को बहने नहीं देता, ये इसका विरोध करता है, इसको क्या कहते हैं, प्रतिरोध। तो देखिए V इक्वल टू आई आर, ये होता है आपका विभवांतर का फॉर्मूला, आपने पढ़ा होगा। तो देखिए ठीक है, ये इन्होंने यही कहा था ओम के नियम ने कि जैसे जैसे विभवांतर बढ़ेगा वैसे वैसे धारा बढ़ेगी। ठीक है, अगर विभवांतर नियत है तो धारा भी नियत रहेगी। तो ये इनका ओम का नियम था। अब देखिए बर्नौली का नियम क्या था। बर्नौली ने कहा था कि जब कोई असंपीडी और असान्य द्रव अर्थात आदर्श द्रव किसी नली में धारा रेखीय प्रवाह में बहता है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर उसके एकांक आयतन की कुल ऊर्जा नियत रहती है। ठीक है, इनके कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि तरल पदार्थ की गति जितनी तेज होगी उसका दबाव उतना ही कम होगा। तरल पदार्थ, जैसे कोई तरल पदार्थ क्या है, जैसे आप द्रव और गैस, द्रव और गैस, ये दोनों तरल। अब ये अगर इनकी स्पीड ज्यादा है, मान लीजिए बहुत तेजी से ऐसे द्रव जा रहा है, तो इसका द्रव अगर स्पीड इसकी ज्यादा होगी ना तो इसका दबाव कम लगेगा। ठीक है, बस बर्नौली ने बस इतनी सी बात कही थी, ये आपको इतना याद नहीं करना, आपको बस बर्नौली नियम समझना। जैसे आप एक एग्जाम्पल से, जैसे हवाई जहाज है, हवाई जहाज के पंखों के ऊपर की हवा तेजी से बहती है। ठीक है, पंख ऐसे, इसके पंख ऐसे वो बनाए जाते हैं, ऐसे डिजाइन किए जाते हैं कि जैसे उसके ऊपर से हवा जा रही है तो उसके दबाव कम लगेगा। ठीक है, और नीचे के जो पंखा होता है उसके नीचे से जब हवा जाती है तो वो दबाव उतना ही उसको ऊपर उठाता है। तो इसी अंतर की वजह से क्या होता है, ये हवाई जहाज को उड़ने में हेल्प करती है। ठीक है, तो ये बर्नौली का नियम यही करता है कि जितनी तेजी से हवा जाएगी, अब देखिए अब एरोप्लेन है, ठीक है, उसके पंख यहाँ पे लगे हुए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऊपर हवा तेजी से आई, हवा आई तेजी से, तो ये इस पे दबाव कम पड़ेगा। लेकिन नीचे हवा क्या होगी, धीमे धीमे जाएगी ना, यहाँ से ऐसे, क्योंकि इसको ज्यादा स्पेस मिल नहीं रहा, ऐसे जा रही है, तो इस पे दबाव क्या होगा, ज्यादा पड़ेगा। तो जब इस पे दबाव ज्यादा पड़ेगा तो क्या होगा, ये पंखा ऊपर उठेगा, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर दबा रहा है और ऊपर से नीचे, तो इससे क्या होता है, ये प्लेन को उड़ने में मदद करती है। ठीक है, तो बस यही था इनका बर्नौली का नियम। देखिए इतने से क्लास में आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें पता चली है, और ये देखिए बहुत ही जरूरी चीजें हैं, आप इसको बहुत देखिए छोटे से कंटेंट में बहुत सारी बातें बताई गई हैं। तो बस आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा समझ के, और अपने शब्दों में इसके नोट्स भी बना सकते हैं आप। ठीक है, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, फिर मर्ज करके इसकी पीडीएफ देंगे आपको। ठीक है, तो चलिए फिर अब हम लोग, आज की क्लास कंप्लीट हो गई, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।